बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउज़। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो आर्टिकल्स पढ़े थे, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे और अच्छे तरीके से आपने उसको पढ़ा। आपके कमेंट्स देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था। तो आज के बेटा लर्निंग आउटकम्स हमारे अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने आज के लर्निंग आउटकम्स में बेटा थर्मिस्टर्स पढ़ना है। ये ज़्यादा टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये टेस्ट किया जाता है। एमसीक्यूज़ इसके अंदर से आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसका प्रैक्टिकली बड़ा इस्तेमाल है और एमसीक्यूज़ के अंदर बड़े टेक्निकल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। और तीसरा है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सिलेबस का हिस्सा है और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यही होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम थर्मिस्टर्स से आगाज़ करते हैं। थर्मिस्टर्स बेटा हमारे पास हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स होते हैं। हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स से मुराद के ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बेटा, ये बहुत से थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है अल्फ़ा। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। थर्मिस्टर्स बेटा जी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हाई प्रेशर के अंदर हीट करके बनाया जाता है इनके मेटल ऑक्साइड्स के थ्रू। तो हमारे पास निकल, मैग्नीज़, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, इनके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाकर हाई प्रेशर के अंदर इनको हीट करवाया जाता है। मुख्तलिफ थर्मिस्टर्स बेटा डायग्राम में आपके सामने ये ज़ाहिर हो रहे हैं। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। याद रखिएगा बेटा कि थर्मिस्टर्स जो हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के होते हैं वो लो टेम्परेचर की बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, स्पेशली अबाउट 10 के, नियर 10 के। और दूसरा, थर्मिस्टर्स की वाइड एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और तीसरा बेटा, ये कन्वर्ट करती हैं चेंजेस इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थर्मिस्टर्स की हैं जो कि मुख्तलिफ पेपर्स में, आपके डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आई हुई हैं। तो मैंने आपके सामने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिख कर बता दिया है। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे और आपके एक फुल मार्क्स 2 मार्क्स आ जाएंगे। ये था बेटा थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स के बाद हमारा आर्टिकल है जी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। इलेक्ट्रिकल पावर से मुराद वो पावर जो सेल, सोर्स, बैटरी प्रोवाइड करती है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई भी कहते हैं और पावर आउटपुट भी कहते हैं। पावर डिसिपेशन क्या है? पावर डिसिपेशन ये है बेटा कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से, किसी मेटल में से फ़्लो करती है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस आता है हीट में कन्वर्ट होने के बाद, इसको पावर डिसिपेटेड कहते हैं और ये फिनोमिना पावर डिसिपेशन कहलाता है। तो आइए पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर को समझते हैं। इसके लिए बेटा मैंने एक सर्किट आपके सामने बना दिया है। इसके अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपको नज़र आ रही है ए बी पॉइंट्स के दरमियान, और सीरीज़ में मैंने एक सेल जिसका पोटेंशियल ई मैंने यहाँ पे शो किया है और जो रजिस्टर का पोटेंशियल है वो मैंने वी शो किया है। बेटा पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी होती है, बैटरी ने भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है और पोटेंशियल रजिस्टर का भी होता है। दोनों में एम्बिगिटी क्रिएट ना हो जाए, इसलिए मैंने एक के पोटेंशियल को ई कह दिया है और दूसरे के पोटेंशियल को वी कह दिया है। अभी जो हमने आने वाले लेक्चर में एक टर्म इस्तेमाल करनी है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिकली ई ही होती है। बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्जेस को फ्लो करने के लिए, वो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। तो उसका बैटरी का पोटेंशियल ई है और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल वी है। बेटा मैंने एक सर्किट आपके सामने बनाया है जिसके अंदर स्टेडी करंट आई फ्लो कर रहा है और बैटरी उसको स्टेडी पोटेंशियल वी प्रोवाइड कर रही है। तो रजिस्टर हमारे पास 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में है। आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्जेस। वो काम जो चार्जेस के ऊपर किया जाता है
उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि V हमारे पास डेल्टा W ओवर डेल्टा Q है, और यहाँ से अगर हम डेल्टा W निकालें तो वो Q डेल्टा V निकलेगा, यानी कि वर्क डन निकल आएगा। यही वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सब जानते हैं। और ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क बैटरी कर रही है। वो काम जो बैटरी करती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसका मतलब यही इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही वो पावर है जो वो सप्लाई कर रही है। तो बेटा जी, अगर आप पावर की बात करते हैं, पावर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर इज़ इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम। वर्क यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया है कि वो एनर्जी सप्लाइड होती है, और एनर्जी सप्लाइड कितनी है? वो V डेल्टा Q है। अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसको हम लोग करंट का नाम देते हैं I, इसलिए मैं इसको यहाँ पर I लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है VI। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पोटेंशियल में एम्बिगिटी पाई जाती है। V अगर आप डायग्राम में देखें तो मैंने रेजिस्टर का पोटेंशियल शो किया था, और बैटरी का पोटेंशियल मैंने E से शो किया था। इसलिए मैं यहाँ पर V को E से रिप्लेस कर दूंगा, ताकि इलेक्ट्रिकल पावर में आपको प्रॉब्लम ना आए कि ये पोटेंशियल कौन सा है। तो आप इसको देखकर बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर चूँकि बैटरी प्रोवाइड करती है, इसलिए मैं V की बजाय E यूज़ करूँगा। फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बन जाएगा EI। अब बेटा जी, आप लोगों ने पढ़ा है पावर डिसिपेशन के बारे में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, इसका थोड़ा सा हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो हिस्सा जो हीट में कन्वर्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस कहलाता है, और इसी लॉस को पावर डिसिपेटेड कहते हैं। और जिस फिनोमिना के तहत ये हो रहा होता है उसको इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आप जब कोई चार्जर मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट अप हो जाता है, या बाज़ दफ़ा मोबाइल फ़ोन्स की बैक साइड हीट अप हो जाती है ज़्यादा यूज़ होने से। तो वो क्या हो रहा होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनके सर्किट्स के अंदर फ़्लो कर रही होती है, और वो हीट आपको मालूम है कि एनर्जी है, एंड एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। एनर्जी वहाँ पर क्रिएट तो की नहीं जा सकती, तो फिर एनर्जी कहाँ से आई होगी? ये हीट कहाँ से आई होगी? लाजमी कोई दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हुई है, और यहाँ पर जो फॉर्म थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो एनर्जी का ही कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस आता है वो पावर डिसिपेटेड है। तो ये फिनोमिना बेटा पावर डिसिपेशन का कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेटेड, जितनी भी पावर डिसिपेटेड है वो हमारे पास पावर सप्लाई के बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ। और पावर सप्लाई आपको कौन कर रही है? बैटरी, यानी कि EI। और पावर डिसिपेटेड कहाँ पर हो रही है? वो वहाँ पर होगी जहाँ पर रेजिस्टेंस लगी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करना है ड्यू टू द कोलिजन्स। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लैटिस एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एटम्स की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वही हीट की वजह से आप पावर लॉस को बयान करते हैं। लिहाजा पावर सप्लाई करनी है बैटरी ने, इसलिए मैंने यहाँ पर EI लिखा है। लेकिन चूंकि डिसिपेशन होनी है रेजिस्टेंस में, तो अगर मैं यहाँ पर इसको EI लिखूंगा तो स्टूडेंट्स फिर कहेंगे सर EI तो पावर सप्लाई थी, इसलिए मैं यहाँ पर E को V से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि V इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर व्हेन करंट I पासिस थ्रू इट। इसलिए पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला मेरे पास VI बन जाएगा। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ, पावर सप्लाई बैटरी करेगी, डिसिपेशन होनी है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर बेटा ओहम्स लॉ के मुताबिक आप जानते हैं V इक्वल्स टू IR, या आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V ओवर R।
पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले में इन दोनों को वन बाय वन ज़रा पुट कीजिए। जब आप बेटा V इज इक्वल्स टू आई आर पुट करेंगे तो पावर डिसिपेशन आ जाएगी आपके पास आई स्क्वायर आर, और अगर I इज इक्वल्स टू वी ओवर आर पुट करेंगे तो पावर डिसिपेशन आपके पास आ जाएगी V स्क्वायर ओवर आर। ये दोनों फार्मूलाज आपके पास अपीयर होते हैं और ये जिन कंडीशंस में प्रेफर किए जाते हैं वो ये हैं। बेटा आई स्क्वायर आर के फार्मूले को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में प्रेफर करते हैं और वी स्क्वायर ओवर आर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर प्रेफर करते हैं। और रही बात कि जो तीसरा फार्मूला है वी आई, ये बेटा इसका जनरल फार्मूला है। हम सर्किट्स को देखते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि यहाँ पर कौन सा सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर आर यूज़ नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और दूसरे सूरत में आप यूँ भी देखें कि अगर आपके पास डाटा के अंदर करंट मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद है, वोल्टेज मौजूद नहीं है, तो आप सिंपली आई स्क्वायर आर यूज़ कर लीजिए। या अगर आपके पास वोल्टेज मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद है, करंट मौजूद नहीं है, तो आप वी स्क्वायर ओवर आर यूज़ कर लीजिए, आंसर सबके सेम आएंगे। या अगर आपके पास रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, वोल्टेज और करंट गिवन है, तो आप तब भी P इज इक्वल्स टू वी आई लगा सकते हैं। इट मीन्स कि आप इसको दोनों तरीक़ों से ज़हन में रखिए, लेकिन अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट तरीका देखें तो आप देख लीजिएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ में आई स्क्वायर आर लगाइए, पैरेलल में वी स्क्वायर ओवर आर लगाइए, और अगर जनरल है, रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो वी आई लगा लीजिए। और वी आई हमेशा याद रखिएगा कि वो पावर डिलीवर्ड के बराबर होगी, क्योंकि वही डिसिपेशन होनी है अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बेटा छोटा सा आर्टिकल था पावर डिसिपेशन का, टेक्निकल था, आपको समझना था कि डिसिपेशन कहाँ होती है, सप्लाई कौन करता है। तो इसको अच्छे तरीके से देखिए बार बार और इसको समझिए, वर्ड्स पे फोकस कीजिए, बुक की रीडिंग लाजमी कीजिए, क्योंकि बुक ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास मौजूद है। पेपर सारा आपका बुक से बनना होता है, एक एक MCQ आपका बुक से आना है। बुक की लाइन्स को रीड कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है आज का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा हमारे पास नाम से तो लग रहा है कि ये फोर्स है, लेकिन जैसे ही मैं आपको अभी पिछले आर्टिकल के बारे में याद करवाता हूँ, तो पिछले आर्टिकल में मैंने आपको कहीं पे कहा था कि बैटरी चार्जेस के ऊपर वर्क करती है। वो काम जो बैटरी चार्जेस के ऊपर करती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब बेटा देखिए होता क्या है, जब आप करंट को चलाएंगे बैटरी के थ्रू तो करंट रेजिस्टेंस में से पास होगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, ये तो आप जान चुके हैं। जब वो सर्किट कंप्लीट करके पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो बैटरी के अंदर दाखिल होगा। जब बैटरी के अंदर दाखिल होगा चार्ज, उसकी एनर्जी अगेन से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बैटरी चार्ज के ऊपर वर्क करेगी कि वो दोबारा से अपनी साइकिल स्टार्ट करे, और नेगेटिव से पॉजिटिव बैटरी के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन बैटरी के अंदर जब चार्ज पहुंचेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए बैटरी उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी उनके ऊपर वर्क करती है, और इसी वर्क का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नाम से आपको लगेगा ये फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में ये पोटेंशियल है और इसका यूनिट जाउल पर कूलम वोल्ट ही है। ये सर्किट बेटा आपके सामने मैंने बनाया है, एक बैटरी मैंने जिसका EMF E शो किया है और रेजिस्टेंस R है सर्किट में। जब आप बेटा इसमें से करंट को स्टैब्लिश करवा देंगे तो चार्ज Q इसमें से फ्लो करेगा फॉर टाइम लेट्स से डेल्टा T। इस टाइम के लिए चार्ज एंटर होगा सेल के अंदर एट इट्स लो पोटेंशियल एंड लीव्स एट इट्स हाई पोटेंशियल एंड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बैटरी के अंदर जब वो एंटर होगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इस वक्त सोर्स काम करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कि वो फ्लो करे टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल। यही जो काम वो करेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल और सोर्स टू द चार्ज इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट टू अनदर इज नोन एज EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी वर्क का नाम EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यानी कि हम फिर अब वर्क डन ऑन अ चार्ज डेल्टा W ओवर डेल्टा Q को EMF कहेंगे, जिसका सिंबल कैपिटल E है, जो कि आप देख रहे हैं।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है। इसका यूनिट जॉल पर कूलम है, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, जो कि वोल्ट के बराबर है। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मेटल्स के अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल। बेसिकली सेल के अंदर क्या है, आप सब जानते हैं, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी वहाँ पर मौजूद होती है। बेसिकली ये केमिकल एनर्जी जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो उसमें फ़्लो कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है बेटा, एग्जाम में 2 से 3 दफ़ा टेस्ट हो चुका है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं सर्किट्स के, कंपोनेंट्स से मुराद जिनसे मिलके सर्किट बना है, ये जैसे कि सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है, बल्ब लगाया हुआ है, तो ये सारे के सारे सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। जस्ट लाइक द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, सेल आल्सो ऑफर्स सम रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप अक्सर देखते हैं कि सेल आपके पास आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज़ किया, फिर उसको निकाल के रख दिया, फिर आप कुछ दिनों के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल करें तो उसकी एनर्जी पहले से कम हो गई होती है, सेल पड़े पड़े वीक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर की एनर्जी कहीं ना कहीं ज़ाया हो रही है। अब एनर्जी ज़ाया करने वाली जगह सिर्फ एक ही है, वो है उसके अंदर लगी हुई रेजिस्टेंस, जो कि उसके इलेक्ट्रोड्स की वजह से होती है। वो जो कॉपर के रोड्स आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो मेटल है, उसकी भी तो रेजिस्टेंस है। तो ये उस रेजिस्टेंस की वजह से उसकी एनर्जी ज़ाया होती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो उसी की बात कर रहा है। कहता है जी कि लाइक अदर कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, सेल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ये आप जानते हैं बेटा, ये सेल है, ये मैंने सेल आपको दिखाया है। इसके अंदर आप इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसका EMF E है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास R है। इस सर्किट के अंदर बेटा मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाई है। जब मैं स्विच को ऑन कर दूंगा, यानी कि इसका कनेक्शन दे दूंगा, तो फिर वोल्ट मीटर मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी रीडिंग बता रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट जब रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का सहारा लेते हैं। तो वोल्ट मीटर हमें रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बता रहा होगा। अब चूंकि करंट चल रहा है, करंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V/R है। अब यहाँ पर सर्किट के अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस नहीं है, 2 रेजिस्टेंसेज हैं। एक एक्सटर्नल है जो कि R है, दूसरी इंटरनल है सेल के अंदर स्मॉल r। इसलिए मेरे पास ये बन जाएगा I इक्वल्स टू E/R प्लस स्मॉल r। ये मेरे पास वो करंट है जो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। अगर मैं बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊं तो E मेरे पास आ जाएगा IR प्लस I स्मॉल r। यहाँ पर ये जो IR है, I कैपिटल R, ये वो पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR है। तो I कैपिटल R वो पोटेंशियल है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस है, जो कि बैटरी ने उसको प्रोवाइड करवाया है। इसलिए ये चूंकि टर्मिनल्स के ऊपर मौजूद है, इसलिए हम इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को VT से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो लिहाजा ये इक्वेशन मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी EMF इक्वल्स टू VT प्लस IR। ये मेरे पास EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की छोटी सी इक्वेशन डेवलप हो गई। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम इस स्विच को ऑफ कर दें तो फिर क्या होगा। ये तो अभी सारा काम था कि हमने स्विच को कनेक्शन दिया हुआ था, ऑन किया हुआ था। अब अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, यानी कि यहाँ से जो इसका कनेक्शन है वो मैं कर दूं ब्रेक, तो उस वक्त ये जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा वो तो हो जाएगा ख़त्म, लेकिन फिर भी वोल्टेज हमको रीडिंग दे रहा होगा। अब सवाल ये है कि ये कौन सी रीडिंग है, ज़रा ध्यान से देखिए। इस कंडीशन में वोल्ट मीटर आपको EMF की रीडिंग दे रहा होगा, तो जो EMF होगा वो ही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी। व्हेन द स्विच इज ओपन, नो करंट पासिस थ्रू द सर्किट, वोल्ट मीटर गिव्स द EMF रीडिंग एज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये सेल्स का टर्मिनल वोल्टेज EMF का हो जाएगा। यानी कि आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, आप कह सकते हैं कि अगर सर्किट में करंट चल रहा है
तो फिर हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर दे रहा होगा। लेकिन अगर सर्किट में करंट नहीं चल रहा, वोल्ट मीटर फिर भी वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो जो वैल्यू दे रहा होगा वो ईएमएफ की वैल्यू दे रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में कई दफ़ा टेस्ट किया जा चुका है कि इन द एब्सेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट वोल्ट मीटर स्टिल गिव्स अस सम रीडिंग एंड दैट रीडिंग इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ अ सेल विच इज कंसिडर्ड एज इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा जी हम यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड इस इक्वेशन की देखें तो वो बेटा वो एनर्जी है जो सेल आपको प्रोवाइड कर रही है, ये आप सब जानते हैं। राइट साइड पे देखिए कि बेटा वी टी हमारे पास जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आई आर क्या चीज़ है? आई आर हमारे पास बेटा एनर्जी का वो पार्ट है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होना है, और रेस्ट एनर्जी हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होगी। बिकॉज यहाँ पर ये जो वी टी है ये मेरे पास आई कैपिटल आर है, और ये मेरे पास वो फॉर्म है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेट होनी है। बेटा ये कैसे होगी, मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। बेटा आपको मालूम है ना कि पावर सप्लाई इज इक्वल्स टू पावर डिसिपेटेड होती है, तो मैं पावर सप्लाई इज इक्वल्स टू पावर डिसिपेटेड कर देता हूँ। पावर सप्लाइड हमारे पास ई आई है क्योंकि ये हमें बैटरी ने प्रोवाइड करनी है। पावर डिसिपेशन हमारे पास होनी है बेटा दो जगह पे, एक पावर डिसिपेशन होनी है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, और एक पावर डिसिपेशन होनी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस। अब आप देख रहे होंगे मैंने पावर डिसिपेशन का यहाँ पर आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, जबकि वी स्क्वायर ओवर आर वाला भी था और वी आई वाला भी था। फिर अगर आप मेरे प्रीवियस टॉपिक पे जाएंगे और आप एक बात को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सर ने बताया था कि अगर सीरीज़ कम्बिनेशन हुआ तो आई स्क्वायर आर को प्रेफर करेंगे, और अगर आप सर्किट में देखें तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन ही है। राइट साइड से बेटा ये आई कॉमन लेके इस आई से काट देंगे तो E इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखी है। इसका मतलब है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको क्लियर कट हो गए कि ये जो आई आर है ये हमारे पास पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो आई स्मॉल आर है दिस इज़ द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिहाजा ऊपर इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एनर्जी है, राइट साइड पर हमारे पास एनर्जी के दो हिस्से हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पर एनर्जी सप्लाई है, राइट साइड पे पावर डिसिपेटेड है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यहाँ पे स्टिल वैलिड है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी टी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है बेटा। पहली बात ये कि ईएमएफ इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ, यानी कि पोटेंशियल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह है। जैसे कि आपने पूरे आर्टिकल में सुना कि ईएमएफ बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करती है तो करंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब ईएमएफ कॉजेज पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है? वो ईएमएफ की वजह से है। इसका मतलब कि जो ब्रॉडर टर्म है वो ईएमएफ है, यानी कि हमारे पास अगर करंट चल रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ भी होता है। अगर करंट नहीं भी चल रहा तब भी हमारे पास ईएमएफ मौजूद है, यानी करंट का होना ना होना ईएमएफ का ताल्लुक इससे नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक करंट से है। यानी कि नेक्स्ट बात ये बेटा कि चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर है, तो बेटा अगर मैं यहाँ सर्किट को ओपन कर देता हूँ तो आप जानते हैं करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है वी टी इज इक्वल्स टू ई। या अगर आप बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, याद रखिएगा निगलेक्टेड टर्म वो होती है जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि अगर आपके पास एक जग पानी का है और उसमें से आप अगर एक चम्मच पानी पी भी लेंगे तो उसके लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर आप कहीं पे शू लेने के लिए जाएं तो कभी भी अगर वो 4000 का शू है वो आपसे 4000 की प्राइस नहीं रखता, वो
$3,999 प्राइस रखता है, तो वो जो ₹1 की कमी है आप उसे वापस नहीं मांगते, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है आप उसको ख़त्म कर देते हैं या ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर भी अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, ज़ीरो कर दें, तो तब भी हमारे पास VT=E आ जाता है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जो बच्चे रिजल्ट्स को डिस्कस नहीं करते उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये रिजल्ट्स हमारे पास हैं जो आपने इस आर्टिकल से सीखा है। ये सवाल ये है कि क्या EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे यस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो सकते हैं, और दो कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और तीसरी बात कि क्या बैटरी का EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है? तो बेटा जी याद रखिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF से ज़्यादा हो सकता है। कब? जब आप बैटरी को चार्जिंग प्रोसेस में रखते हैं। जिस वक्त आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं ना, उस वक्त वो करंट सप्लाई नहीं कर रही होती, वो करंट को स्टोर कर रही होती है, उसकी एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। उस वक्त जो उसके टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल होता है वो एनर्जी से ज़्यादा होता है, EMF से ज़्यादा होता है। लिहाजा EMF जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो सकती है, स्पेशल केस में जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। और लास्ट केस था कि EMF याद रखिएगा नॉर्मली यूजुअली हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है VT=E-IR, EMF में से IR माइनस हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यूजुअली VT, terminal potential difference, is always less than EMF, but it may be greater than EMF during the charging process, or both may be equal if the current is zero or we neglect the internal resistance. ये बेटा जिसके 4 रिजल्ट्स हैं, ये आपने लाजमी एंड में डिस्कस करने हैं, भूलिएगा ना। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।